तो भाई आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के शुरुआत करेंगे आईपीसी के साथ, भारतीय दंड संहिता के साथ। देखिए, भारतीय दंड संहिता की बात करेंगे तो अच्छा, इसमें क्लास में कितने बच्चे हैं जिन्होंने पहले कभी आईपीसी नहीं पढ़ा? कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने कभी पहले आईपीसी नहीं पढ़ा है? अच्छा, योगेश कुमार आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। और कोई बालक? ठीक है भाई, आप भी पढ़ रहे हो? नमस्कार नमस्कार। चलिए। हम्म, चलिए भाई, तो मैं आपसे कह रहा था कि भारतीय दंड संहिता, कोई बात नहीं जिनका, अच्छा जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। ठीक है, आइए। ठीक है भावना सिंह जी, आपके बालक, हमारा बालक, सबका बालक, प्यारा बालक है ये, बहुत सुंदर बालक। इसका प्रणाम हमने स्वीकार कर लिया है। और इसकी तैयारी करवा रहे हो कि अभी से ही? अभी से क्लास दिलवा रहे हो इसको आप? चलिए, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भारतीय दंड संहिता की, इंडियन पीनल कोड की। इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860। देखो, जो लोग बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं फोकस ज्यादा रखिएगा, और जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं वो भी फोकस रखिएगा, क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है। सीधी सी बात है। तो ध्यान देंगे आप लोग इधर की तरफ। भारतीय दंड संहिता, इस संहिता का मतलब क्या है? इस संहिता का मतलब होता है, कोड का मतलब होता है कानून। क्या मतलब होता है कोड का मतलब? कानून, विधि, यानी कि लॉ। भारतीय दंड संहिता, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कानून, इसका मतलब विधि, इसका मतलब लॉ। यानी कि ये एक कानून है। और कानून के अंदर क्या दिया गया है? कानून के अंदर दिया गया है कि भारत के अंदर कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको जो है दंड किस प्रकार से दिया जाएगा, क्या उसे दंड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध करने के लिए क्या पेनल्टी प्रोविजंस हैं, क्या दंड दिया जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड 1860। बात समझ में आती है? आगे देखिए, कानून की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? अगर हम कहें तो हमें कानून की आवश्यकता क्यों है? भाई, मानव समाज एक सभ्य समाज है। मानव समाज एक सभ्य समाज है। और इस सभ्य समाज के अंदर मानव के बहुत सारे मकसद हैं। सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, मटीरियलिस्टिक एग्जिस्टेंस नहीं, मानव का जो अस्तित्व है वो इससे कहीं ज्यादा है। इससे कहीं ज्यादा, इससे कहीं ऊपर है। तो अगर हमें अपने समाज को ऑर्गेनाइज करना है, अपने समाज को संगठित करना है, और तरीके से, बढ़िया तरीके से उसको चलाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपने लिए कानून बनाना पड़ेगा, अपने लिए एक कोड बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग भी अपने जीवन के अंदर कोड बनाते हैं कि मैं कल से झूठ नहीं बोलूंगा, अभी से झूठ नहीं बोलूंगा। पहला झूठ तो यही बोल दिया, मैंने कल से नहीं बोलूंगा, ये बोल दिया। ऐसा करते हैं। इसके साथ साथ घर के अंदर बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर होती है। कोई लेट उठता है, बोले नहीं उठूंगा अब लेट, रोज का ये वायदा होता है, रोज लेट उठता है। अलार्म सबसे बड़ी दिक्कत है अलार्म की। पहले तो लगा देते हैं, लगा दो उसको, कब का? बोले सुबह 4 बजे का लगा दो, उठा। अब 4 बजे जब बजता है ना तो उतना गुस्सा आता है उसके ऊपर, पूछो मत। इसमें आप नहीं, मैं भी उसके अंदर शामिल हूँ, बता दूंगा आपको, हर व्यक्ति शामिल होता है। ठीक है। बस ये होता है, किसी का संघर्ष थोड़ा बड़ा होता है, किसी का संघर्ष थोड़ा छोटा हो जाता है। हाँ, ठीक है, बाकी सभी इन चीजों से गुजर के निकलते हैं। तो हम सब भी कानून बनाते हैं, हम सब भी लॉ बनाते हैं। कारण क्या है? ताकि हम अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से जी सके। व्यवस्थित तरीके से जीना हमारा मकसद है, इसीलिए हम कानून बनाते हैं। तो हम कानून किस लिए बनाते हैं, तो हमने अपनी पर्सनल बात कर दी। बेसिकली कानून किसके लिए होता है? कानून होता है समाज के लिए। किसके लिए? समाज के लिए। और क्यों बनाया जाता है? ताकि उसके जो कार्य है, उस कार्य के ऊपर आप लगा सके, उस कार्य को आप नियंत्रित कर सके। जो आपका कार्य है अगर वो आपके हाथ में नहीं है, मतलब कि आपका उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो फिर जीवन कहां पर जाएगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये बताना। साथ में व्यक्ति के व्यवहार को
नियंत्रित करना, व्यवहार को नियंत्रित करने के साथ साथ उसको जिम्मेदार बनाना, रेस्पॉन्सिबल बनाना, है ना। साथ में व्यक्ति के अंदर नैतिकता लेकर के आना, और साथ में समाज के अंदर समानता लेकर के आना। ये सब हमारे समाज के अंदर कानून के मकसद हैं। हाँ, वो चार कभी नहीं बजते। सही कह रहे हो आंचल चार। एक बालक कह रहा है कि सर मैं 4 बजे तो सोचती हूँ 4 बजे पढ़ूंगी, उठकर अलार्म भी लगा देती हूँ, ठीक है। और जैसे ही वो 4 बजे बजता है उसके बाद फिर 5 मिनट मेरे को और चाहिए, और जब 5 मिनट और जरूरत पड़ती है ना तो 5 मिनट बहुत लंबी होती है। सभी के साथ है ये, कोई बात नहीं। आओ इधर, यही जिंदगी है, यही मजेदार जिंदगी है, इसके अंदर संघर्ष करना पड़ता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो व्यक्ति का संघर्ष समाज में दुनिया में किसी से नहीं है, एक फैक्ट है ये। व्यक्ति का संघर्ष आपका अपने साथ है, व्यक्ति अपने साथ संघर्ष नहीं कर पाता। और जब व्यक्ति अपने साथ संघर्ष करना सीख लेता है ना, उसी को आप महापुरुष कह देते हैं। सच बात है ये। आप मेडिटेशन करके देखना 5 मिनट, 5 मिनट मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। आप 1 मिनट बैठना और ये सोचना कि 1 मिनट में मुझे कुछ सोचना नहीं है। बट याद रखना, जब 1 मिनट आप बैठोगे तो ये भी नहीं सोचना कि मुझे नहीं सोचना है। कहने का मतलब विचार विहीन आपको रखना है। करके देख लेना, आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ा संघर्ष इंसान का अपने आप से। तो आइए इधर की तरफ, कि यहाँ पर कानून की आवश्यकता क्यों है। कानून की आवश्यकता इसलिए है, लॉ की आवश्यकता इसलिए, कोड की आवश्यकता इसलिए, ताकि व्यक्ति के कृत्यों पर लगाम लगाई जा सके, उसको जिम्मेदार बनाया जा सके, उसके अंदर नैतिकता लेकर के आ सके। बात समझ में आ रही है? उसके अंदर नैतिकता लाना जरूरी है। मोरलिटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है समाज के अंदर। हर व्यक्ति कानून से नहीं डरता। आज के समाज में या कभी भी जब समाज रहता है तो आप देखते हैं आपकी मोरलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कहते हैं ना जमीर। इंसान का जमीर है तब तक बहुत जरूरी है, तब तक समाज सुरक्षित है। और अगर जमीर नहीं है तो फिर समाज के अंदर कानून कुछ नहीं कर सकता। आप देखते होंगे वेस्टर्न कंट्री जो बहुत ही विकसित देश है, उन विकसित देशों के अंदर बड़ी अच्छी कानून व्यवस्था है, प्रशासन बहुत शानदार है उनका, हम तो आसपास भी नहीं आते, स्टिल वहां पर अपराध होते हैं। स्टिल वहां पर अपराध होते हैं। कारण क्या? व्यक्ति का जमीर नहीं है। तो कानून लाने का मकसद क्या, कि व्यक्ति के अंदर उसका जमीर बना करके भी रखना है, नैतिकता बना करके भी रखनी है। क्योंकि पुलिस प्रशासन लोगों को नहीं रोक सकता। पुलिस प्रशासन लोगों से होता है, लोग प्रशासन से नहीं होते। ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो कानून लाना जरूरी है। अब कानून का मतलब क्या है? कानून का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, यानी कि नियमों का एक गुच्छा, नियमों का एक समूह। आपने 4 बातें अपने लिए तय की, उनको आपने पूरा एक सेट इकट्ठा कर दिया, उसको आपने कह दिया कानून, यानी कि कोड, यानी कि संहिता, यानी कि लॉ। इतनी बात समझ में आती है? इसके बाद आगे चलते हैं। दूसरी चीज, जब आप कानून की बात करते हैं तो कानून को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। कानून को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे पहला कॉमन लॉ, हिंदी में कहते हैं सामान्य विधि, और दूसरा है स्टैट्यूटरी लॉ, यानी कि वैधानिक विधि। पहला सामान्य विधि, दूसरा वैधानिक विधि। अब समझना, फोकस करना जरा इसकी तरफ ध्यान से। यहाँ फोकस करो थोड़ी देर के लिए। अगर आपका ये छूट गया तो फिर आप पूछते रहोगे बार बार। कुछ बालक ऐसे हैं जो 3-4 क्लास से मुझसे लगातार पूछ रहे हैं, 3-4 बार पढ़ लिया हमने, उसके बावजूद भी उनकी समझ में नहीं आ पाता। कारण क्या है कि आप थोड़ा सा फोकस इधर उधर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाती है। जरा समझिए, ये सामान्य विधि क्या कहती है या वैधानिक विधि क्या कहती है। देखिए, जब आप देश को चलाते हो या देश चलता है, देश चलाने का मतलब आप मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि कहीं का प्रशासन चलता है, कहीं का व्यवस्थाएं चलती हैं। तो जो व्यवस्थाएं चलती हैं तो वहां पर पूरी चीजें सर्टन है, निश्चित है। जैसे कि भारत के अंदर किसी को कानून बनाना है तो कौन बनाएगा? भारत के अंदर कानून बनाती है देश की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। फिक्स है। देश की संसद कानून बनाती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कानून बनाती है। और अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य के अंदर आपने सुना होगा विधानसभा, विधान परिषद, वो कानून बनाते हैं। वो बात अलग, कई बार लड़ भी लेते हैं हमारे नेता लोग, एमएलए, विधायक। आप जानते हो ना, पहले वो जानते हो उस बात को, नहीं जानते, नए बच्चों से पूछ रहे हो, पुराने बच्चे तो सब जानते हैं। ये व्यवस्थाएं आप जानते हैं, विधानसभा, विधान परिषद, संसद। नहीं होगा तो मुझे 1 मिनट लगेगा बताने के लिए। हाँ ना, कुछ नहीं करोगे आप। आपकी जो स्क्रीन है ना, यहाँ पर रिएक्शन के लिए नीचे की तरफ जब आप जाओगे तो रिएक्शन के लिए किसी प्रकार का रेस्पॉन्स के लिए आप लोग जो है रेस्पॉन्ड कर सकते हो, ठीक है। आप लोग रेस्पॉन्ड कर सकते हो। आपका जो भी रिएक्शन होगा, स्माइली आपको भेजना है, क्वेश्चन आपको करना है, हैंड रेज आपको करना है, तो आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन होते हैं जूम के ऊपर, जाके कभी देखना।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगर मैं कुछ कहता हूँ आ गया नहीं आया तो आप रेस्पॉन्ड कर सके, मुझे बता सके। ठीक है जी, चलिए आइए, अब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। अरे बताना जरूरी होता है बीच बीच में। चलिए इधर आइए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जब भी कोई देश चलता है, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र के अंदर तीन प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली विधायिका, विधायिका इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेचर। दूसरी कार्यपालिका, जिसको आप कहते हैं एग्जीक्यूटिव। और तीसरा है न्यायपालिका, जुडिशरी। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो बिग रीजन टू वरी। मतलब क्या है, आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। 24 क्वेश्चन आएंगे मूल विधि से, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पॉलिटी वाले सबने पढ़ाया होगा, ये ध्यान रखिएगा बात को। विधायिका क्या है? किसी भी देश के अंदर विधायिका मतलब विधि, विधि बनाने वाली व्यवस्था, कानून बनाने वाली व्यवस्था, कानून को बनाने वाली व्यवस्था। दूसरा कार्यपालिका, उस कानून को पालन करवाने वाली व्यवस्था। याद करो तरीका, विधि मतलब विधि कानून होता है, तो विधि बनाने वाली व्यवस्था विधायिका, उसका पालन करवाने वाली व्यवस्था कार्यपालिका, यानी कि पालन करवाते हैं लोग, उसको लागू करवाते हैं। और तीसरा, अगर कानून बनाने वाले सही कानून ना बनाए, दूसरा पालन करवाने वाले सही से कानून पालन ना करवाएं, तो फिर वहां पर आती है क्या? न्यायपालिका। यानी कि अगर दोनों में कहीं कोई एरर है तो आपकी आती है न्यायपालिका, जुडिशरी। इस जुडिशरी की बात करें तो यहीं पर आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट भी आप देखते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? अब सेकंड चीज समझिए आप। जब मैंने आपसे ये कहा कानून बनाने की व्यवस्था विधायिका, तो ये जो शक्ति है, ये जो व्यवस्था है, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहला संघ, दूसरा है बच्चे राज्य, यूनियन, और दूसरा स्टेट। संघ और राज्य, यानी कि पूरे भारत के लिए कानून बनना है तो संघ की व्यवस्था कौन बनाएगा? देश की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया देश की संसद। और यहीं पर आप देखते हैं आते हैं भारत के राष्ट्रपति, यहीं पर आती है राज्यसभा, और यहीं पर आती है हमारी लोकसभा। ठीक है, तो कानून बनाने का काम इनका है। जितने भी कानून आप देखते हो ना आज के टाइम पर, सीआरपीसी आप देखते हो, एविडेंस एक्ट आप देखते हो, उसके अंदर कोई संशोधन करना है वो देखते हो, किसी नए राज्य का निर्माण हो रहा है। अभी हुआ था ना, जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में तोड़ दिया था 2019 के अंदर, है ना। फार्मिंग लॉज बने, जिनको लेकर के किसान आंदोलन चल रहा है ना। ये किसने बनाया ये पूरी कहानी? ये सब पूरी की पूरी कहानी देश की संसद के द्वारा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें राज्य की, 1 मिनट चिराग, बस 1 मिनट, आ रहा हूं आपके पास। उसके बाद राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें, राज्य के अंदर कानून बनना है तो कौन बनाएगा? राज्य के अंदर कानून बनाएगा राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। कौन बनाएगा भैया? राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। ये बात मैं पढ़ा चुका हूँ पहले वैसे, लेकिन दोबारा देख लो आप। राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस राज्य के अंदर काउंसिल है, परिषद है, विधानमंडल के अंदर परिषद कानून बनवाएगी, साथ में विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसके साथ में राज्यपाल महोदय। इनका काम है राज्य के अंदर कानून बनाना। अरे बात समझ में आ गई? तो ये विधायिका कानून बनाने का काम करती है, केंद्र के अंदर भारत की संसद, और राज्य के अंदर राज्य का विधानमंडल, यानी कि विधानसभा, विधान परिषद इत्यादि कानून बनाने का काम करते हैं राज्य के अंदर। इतनी बात मैंने आपको बताई। अब सुनना मेरी बात। जब भी कोई एक्ट, अब एक्ट और बिल का मतलब तो पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ दोबारा से। सरकार ने कहा कि हम किसी विषय पर कानून बनाएंगे, कानून बनाने के लिए उन्होंने एक शीट निकाली, उस पर उसको लिख दिया। ठीक है, और इस प्रपोजल को राज्यसभा, लोकसभा के पास लेकर के गए। ये जो प्रपोजल है, ये जो प्रस्ताव है, उसको आप कहते हैं बिल। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई? ये जो प्रपोजल है उसको आप कहते हैं बिल, हिंदी में विधेयक। और जैसे ही प्रस्ताव पारित हो जाता है, राष्ट्रपति महोदय के साइन हो जाते हैं, इसको आप कह देते हैं कानून, यानी कि अधिनियम। क्या कह देते हैं? एक्ट यानी कि अधिनियम। बात समझ में आ गई? अब जो मैं कह रहा था उसको समझिए। भारत के अंदर बहुत सारे एक्ट बने,
बहुत सारे अधिनियम बने, जैसे कि क्लास में हम पढ़ते भी आ रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी हम लोगों ने पढ़ा, डाउरी एक्ट भी हम लोगों ने पढ़ा, दहेज प्रतिशत अधिनियम भी हम लोगों ने पढ़ा। बहुत सारे अधिनियम बने भारत के अंदर। जब भी कोई अधिनियम जब भी कोई अधिनियम किसके द्वारा बनवाया जाए, जब भी कोई कानून किसके द्वारा बनवाया जाए, विधायिका के द्वारा। अगर विधायिका के द्वारा कानून बनवाया जाए, यानी कि संसद बनाए या राज्य का विधानमंडल बनाए, तो उसको हम कहते हैं वैधानिक विधि, यानी कि स्टैट्यूटरी लॉ। वैधानिक विधि यानी कि स्टैट्यूटरी लॉ। कम शब्दों में मैं कहूं, जब भी कोई कानून देश के अंदर विधायिका के द्वारा बनाया जाता है, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं वैधानिक विधि, स्टैट्यूटरी लॉ। उदाहरण के तौर पर भारत के अंदर आईपीसी जो हम पढ़ रहे हैं, आईपीसी 1860, दूसरा इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स का अधिनियम, आयकर अधिनियम 1961, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, और बहुत सारी लिस्ट है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आप लिख लीजिए, मोटर व्हीकल एक्ट आप लिख लीजिए। बहुत सारे अधिनियम जो भी पार्लियामेंट के द्वारा या राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित होता है, उसे हम वैधानिक विधि यानी कि स्टैट्यूटरी लॉ कहते हैं। पहली बात, कोई तकलीफ इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अब कुछ कानून ऐसे होते हैं जो देश के अंदर लागू है, लेकिन पार्लियामेंट ने उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। इसके साथ साथ राज्य का विधानमंडल है, उसने भी कोई निर्णय नहीं लिया है। जैसे कि एक अधिकार आता है आपको, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। भाई हम अगर हमें जीवन दिया है प्रकृति ने, तो हमको जीवन जीने का अधिकार है। अब ऐसा नहीं कोई व्यक्ति आपको और हमको मार देगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। कम से कम भारत की बात करो, तालिबान की बात नहीं कर रहा, वहां तो अलग ही कहानी है। ठीक है जी, वहां तो अलग अलग प्रकार से न्याय होता है, वहां की बात नहीं कर रहा, भारत की बात कर रहा हूँ। तो आपको जीवन मिला है, मुझे जीवन मिला है, इस जीवन को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन कभी आपने सोचा है कि हमको मृत्यु का अधिकार है या नहीं है? थिंक अबाउट इट। भाई जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, तो राइट टू डाई है या नहीं है? टेक्निकली होना चाहिए ना, लेकिन है नहीं। अब इसमें जरा सुनिए, जो मैंने बात कही कि होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जहां पर व्यक्ति ना जी पाता है ना मर पाता है। मैं उस ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा कि ब्रेकअप हो गया सब, अब तो जो है ना कुछ नहीं होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात करूं फिजिकल और मेंटल स्टेट की। अरे साहब वो वहां पर भी ऐसा होता है, नहीं नहीं उसकी बात नहीं कर रहा। कई बार व्यक्ति के साथ ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो परमानेंट वेंटिलेटर पर पहुंच गया, परमानेंट वेंटिलेटर पर पहुंच गया। अब ना तो उसका दिमाग काम कर रहा है, ना शरीर काम कर रहा है, ऐसा देखने को मिलता है। अब इस व्यक्ति को होश कब आएगा किसी को पता नहीं है। वो मुन्ना भाई देखी थी ना, आनंद भाई, है ना, आनंद भाई। आनंद भाई का केस अलग था, वो कम से कम बैठे हुए तो थे। लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्ति ना तो हिल सकता है, मतलब बैठ भी नहीं सकता है, उसको लेटे ही रहना। जैसे कि एक नर्स थी भारत के अंदर, अरुणा शनबॉग, उसका वार्ड बॉय ने रेप किया, और जब वार्ड बॉय ने रेप किया तो उसके गले के आसपास एक चेन बांधी। अब जब चेन बांधी, लोहे की चेन, तो उसकी कोई नस जो है यहाँ से नब जो थी दब गई, जिसके कारण वो लगभग 27 से 28 साल जो है एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई, ना वो हिल सकती है ना किसी से बात कर सकती है। तो उसको लेकर के एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया था, जिसके अंदर ये कहा गया था कि भाई देखो ये लड़की, भाई अब तो औरत बन गई, भाई उसके 20-25 साल की उम्र में ऐसा हुआ था, 27-28 साल बेड पर हो गया उसको, है ना। तो उसमें ये कहा गया था कि भाई अब ये एक ऐसी स्थिति में है, ना तो ये जी सकती है ना मर सकती है, और ये पेन को महसूस कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तुम्हें कैसे पता, भाई बताओ जरा, तुम ये पेन को महसूस कर रही है, उसको महसूस ही कुछ नहीं होता। कहने का मतलब इस प्रकार की बातें चली। तो वहां पर ये कहा गया था कि भारत के अंदर इच्छा मृत्यु मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो उसको लेकर के, ये पॉलिटी का विषय है, पॉलिटी वाले सर पढ़ाएंगे उसको बढ़िया तरीके से, आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, मेरा तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको ये आइडिया देना था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की, गाइडलाइंस तय की और ये कहा कि इच्छा मृत्यु मिल सकती है। याद रखना इस बात को, ये कहा गया है भारत के अंदर जो यूथेनेसिया है वो अलाउड है, लेकिन किस स्थिति में? उस स्थिति में जब व्यक्ति ना तो हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना मानसिक स्थिति उसकी ठीक है। ठीक है, और उसको जीवन जीने के लिए एक एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल सपोर्ट की आवश्यकता हो रहा है कि वेंटिलेटर पर लेटाया जाएगा, उसके बिना वो जी नहीं सकता। तो उस स्थिति में यूथेनेसिया को लेकर के, यानी कि इच्छा मृत्यु को लेकर के कुछ गाइडलाइंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई है वो गाइडलाइंस। लेकिन याद रखना इस बात को, इसको लेकर के
भारत की संसद के द्वारा कोई भी कानून अब तक नहीं बना है, न संसद के द्वारा बना है, ना ही राज्य के विधानमंडल के द्वारा बना है। तो ये जो गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय की गई हैं, ये किस प्रकार से काम करती हैं? ये कानून के तौर पर काम करती हैं, लॉ के तौर पर काम करती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि कोई कानून, यदि कोई निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाए या हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाए, तो कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट का जो निर्णय है, जो कानून के तौर पर काम करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सामान्य विधि। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सामान्य विधि। अरे बात समझ गए? दोनों में डिफरेंस। जब विधायिका के द्वारा बनवाया जाए तो आप कहेंगे किया स्टैट्यूटरी लॉ, वैधानिक विधि, और जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा आए तो उसे आप कहेंगे क्या? सामान्य विधि, कॉमन लॉ। एक एग्जांपल और देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। भारत के अंदर आज के टाइम पर जो तलाक है, ट्रिपल तलाक, ट्रिपल तलाक बैन है। तलाक बैन नहीं है, तलाक अलाउड है, ठीक है जी। अगर व्यक्ति ज्यादा परेशान है तो अलग हो सकते हैं, ठीक है। वो कंकरेंट लिस्ट का विषय होता है जिसके ऊपर राज्य भी कानून बना सकता है, स्टेट भी कानून, यूनियन भी कानून बना सकता है। लेकिन स्थिति क्या होती है कई बार, जैसे कि ट्रिपल तलाक था, वहां पर आपको पता है कि 2019 के चुनाव से पहले बहुत हंगामा भारत के अंदर देखने को मिला था। एक मुकदमा जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, उन्होंने कहा जी देखो ट्रिपल तलाक नहीं होना चाहिए। मैं पुराने केस की बात नहीं कर रहा, राजीव गांधी शाहराना बानो की बात नहीं कर रहा, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, पुलिस की। तो उन्होंने कहा जी ये इलीगल प्रैक्टिस है, नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दे दी, तो ये क्या हुआ? कॉमन लॉ हो गया। क्या हो गया? कॉमन लॉ, सामान्य विधि। हालांकि इसको परमानेंट बनाने के लिए, स्थायी बनाने के लिए हमारे जो देश की संसद है उसने भी एक एक्ट पारित किया, ट्रिपल तलाक एक्ट। बात समझ में आ रही है? तो अब वो स्टैट्यूटरी लॉ बन गया। अरे आ गया? समझ में नहीं आया? और कितने एग्जाम्पल दूं? आना नहीं करते हो? आ गया ना? गुड, वेरी गुड। चलिए, तो ये दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, स्टैट्यूटरी लॉ और वैधानिक लॉ। दूसरा विभाजन कानून के अंदर, जरा सुनिए क्या होता है। दूसरा विभाजन कानून के अंदर क्या है, जरा एक बार देखिए। दूसरा विभाजन है नागरिक संहिता और आपराधिक संहिता। एक क्रिमिनल लॉ होता है, एक होता है सिविल लॉ। दूसरा जो विभाजन है वो केसेस के अंदर है, ठीक है। दूसरा जो विभाजन है वो केसेस के अंदर है, यानी कि देखिए जरा इसको एक बार ध्यान ध्यान से देखिए। जब हम मुकदमों की बात करें, केसेस की जब हम बात करते हैं भारत के अंदर, तो इन मुकदमों को आप 3 लेवल पर लेकर के जाइए। सबसे पहले संवैधानिक मामले, संविधान से जुड़े हुए मामले, उसके लिए भारत का संविधान है ही है, कॉन्स्टिट्यूशन है ही है। उसके बाद दो और बच गए। दो कौन से बचे? पहला नागरिक संहिता, हिंदी में कहते हैं दीवानी कानून, इंग्लिश में सिविल लॉ। दूसरा है फौजदारी कानून, क्रिमिनल लॉ। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? बड़े आराम से समझाऊंगा, फोकस करो ज्यादा, 1 मिनट अगर फोकस करोगे समझ में आएगा। जब किसी का पर्सनल मैटर है, सुनना बात, पर्सनल झगड़ा है, और इस पर्सनल झगड़े का प्रभाव समाज के ऊपर नहीं पड़ेगा नकारात्मक तौर से, जैसे कि घर के अंदर मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, सुनना बात, या फिर प्रेम हो गया, किसी को शादी करना चाहते, तो मैरिज का जो मैटर है वो कैसा मैटर है? आपका आपसी मैटर है, सिविल मैटर आ गया। उसके बाद झगड़ा हो गया, किसी ने कहा जी चाय बना दो, बोले मैं क्यों चाय बनाऊं, नो करूं क्या, झगड़ा हो गया, ठीक है। उसको लेकर खींचातानी हुई ज्यादा, घर वाले आ गए और फिर कहा जी हम अलग होना चाहते हैं। तो आप अलग हो, साथ रहो, समाज को क्या फर्क पड़ने वाला है इस चीज से? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आपका पर्सनल मैटर है। मेरी बात को ध्यान समझते जाना। प्रभाव किस पर है? आपके अपने जीवन पर है, निजी जीवन पर है। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे सिविल मैटर, दीवानी मामला। जब प्रभाव समाज पर ना हो, जब प्रभाव समाज पर ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सिविल मैटर, दीवानी मामला। लेकिन अगर प्रभाव समाज पर हो गया तो मामला बिगड़ जाएगा। जैसे कि किसी को प्रेम हो गया, तो कहते हैं प्रेम अंधा होता है, लेकिन प्रेम अंधा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आज के टाइम पर प्रेम करते समय देख लो सामने वाला व्यक्ति कौन सा है। कई बार होता है ना कि माइनर से प्यार कर लिया, 18 वर्ष की कम उम्र युवती से किसी ने प्रेम कर लिया, तो वो याद रखना प्रेम नहीं है, वो अपराध है। आईपीसी के तहत दंड का अपराध लगेगा, बलात्कार का अपराध अलग से लगेगा। तो कितना ही जो है ना सामने वाला पार्टी कहते जी मेरी राजी सुन ना, आप हो ही नहीं, कानून कहता है आप सोचने के लायक ही नहीं, बिलो 18 हो ना तो आपकी मर्जी नहीं चलने वाली है। बात समझ रहे हैं?
तो अगर आपने प्रेम किया और प्रेम करके ऐसा प्रेम कर लिया, किसी माइनर से प्रेम कर लिया, महिला की बात कर रही हूँ, लड़की की बात कर रही हूँ, तो अब ये ऐसा नहीं कि आपका पर्सनल मामला हो गया, ये समाज के खिलाफ चला गया, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, स्थिति को लेकर के कानून बनाया गया है। बस समझ में आ गई। तो वहां पर आपके ऊपर एक चार्ज लग जाएगा, बलात्कार का चार्ज लग जाएगा, किडनैप का चार्ज लग जाएगा। तो ये कैसा अपराध है, ये कैसा कार्य है, ये दो व्यक्तियों के बीच का कार्य नहीं है, इससे समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बात समझ में आ गई। ये समाज के खिलाफ है। उसी प्रकार से अगर विवाह हो गया, विवाह करके वो चाय वाली बात फिर दोबारा से आ गई, ठीक है, चाय बनाने के लिए कहा, सामने वाले ने उठा करके, वो पेन होता है ना चाय वाला, लिखने वाला नहीं, वो चाय वाला भगोना, वो उठा करके समय मार दिया, बोले मैं बनाती हूँ तेरी चाय आ जा। तो अब क्या हो गया, ये हिंसा हो गई भाई यहाँ पर। अब ये हिंसा हो गई तो सामने वाले व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अरे समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये समाज के खिलाफ है। अब मेरी बात को ध्यान सुनो, समराइज करता हूँ, समाप्त करता हूँ। जब किसी विवाद के अंदर निजी पक्ष हो, यानी कि इंडिविजुअल लेवल पर बात चल रही है, तो आप कहेंगे सिविल मामला, दीवानी मामला। लेकिन अगर ये समाज के खिलाफ हो जाए तो आप इसे कहते हैं फौजदारी मामला, यानी कि क्रिमिनल लॉ। बात समझ में आ गई आपको। दूसरी चीज, जब भी कभी सिविल मामला होता है, निजी पक्ष के बीच में लड़ाई होती है, तो उसमें ये होता है जी मुझे कंपनसेट करो। मकसद क्या है, मकसद है मुझे कंपनसेट करो। जैसे तलाक हो रहा है, तो वहां पर बोलेगी मैं तो अलग हो जाऊंगी, अलग हो जाऊंगा, लेकिन मेरा क्या होगा इसके बाद, है ना, हमारे दो बच्चे भी, इनका क्या होगा। तो मैटर क्या है, मैटर है कंपनसेट करने का, कि मैंने इतने वर्ष इसके साथ बिताया है, तो अब मुझे क्षतिपूर्ति दी जाए, कंपनसेट किया जाए। अब यहाँ पर इसको वन साइड मत लेना, ये टू साइड होता है। जरूरी नहीं है कि कंपनसेशन पुरुष से मांगा जाए, महिला से ही मांगा जा सकता है। आप ध्यान रखना इस बात को। कई बार कोर्ट के अंदर ऐसे मामले आए हैं जहां पर महिला से कह दिया, बोले आप नौकरी करते हो तो खाली रहता है, दो बच्चे आपने इसकी तरफ छोड़ दिए, तो आप उसको कमा करके दोगे। ऐसा भी देखने को मिल जाता है। तो मकसद क्या है, कंपनसेट करने का है। ऐसे ही दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का विवाद है, पर्सनल विवाद है, क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली वो क्षतिपूर्ति चाहते हैं, कंपनसेशन चाहते हैं। लेकिन अगर कोई फौजदारी कानून है, जैसे वो भगोना मार दिया सर के ऊपर, अब कोर्ट में केस चला गया, तो ये नहीं कि मेरे को पैसा चाहिए, नहीं, मेरे को तो इसका भी जो है ना सर फोड़ना है। मन में तो ये होता है, लेकिन कानून में ऐसा नहीं होता। कानून में तो चलेगा नहीं। कानून में ये होता है कि इसको भी पनिशमेंट दो, मेरा तो सर फूट गया, इसको भी तो कुछ ना कुछ दो आप। तो कानून क्या कहता है, बोले उठा करके 6 महीने के लिए अंदर कर दो इसको, अंदर रहेगा, बुद्धि ठिकाने आ जाएगी इसकी। अरे बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर मकसद क्या है, यहाँ पर मकसद है किसी को दंड दिलवाना, पनिशमेंट दिलवाना। तीसरी चीज, तीसरी चीज, 1 मिनट मनीष, 1 मिनट, एक बच्चे का और क्वेश्चन था, 1 मिनट इसको कर लेते हैं। हैंड रेज रखना, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। तीसरी चीज, जब भी कोई निजी मामला होगा, तो यहाँ पर कोर्ट के अंदर लेकर के कौन जाएगा, कोर्ट में घसीटेगा कौन, प्राइवेट पार्टी। भाई तलाक का मामला है, सरकार थोड़ी तलाक करवाने आएगी, डीएम साहब लेटर लिख रहे हैं कि आपको तलाक दे देना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दो व्यक्ति आपस में परेशान है, तो उनमें से ही कोई ना कोई प्रोसिक्यूट करेगा, उनमें से कोई ना कोई मामले को आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर याद रखना, जब भी दीवानी मामला होता है, इसके अंदर प्रोसिक्यूशन कौन करता है, मुकदमा कौन चलाता है, मुकदमा चलाती है प्राइवेट पार्टीज। याद रखना, प्राइवेट पार्टी चलाती है, सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आप अकेले रहो, ऊपर वाले माले पर हो, नीचे वाले माले पर हो, अपने को कोई टेंशन नहीं है, अपना मतलब सरकार को कोई टेंशन नहीं है, राज्य को कोई टेंशन नहीं है, समाज को कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर मैं उस समाज की बात नहीं कर रहा जो समाज जो है ना आपके घरों के अंदर झांक करके देखता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है ना। यहाँ पर मैं दूसरे समाज की बात कर रहा हूँ। इतनी बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर देखो जरा एक बात, किसी की हत्या हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, आप पुलिस को बुलाओ चाहे मत बुलाओ, है ना, पुलिस पहुंचेगी, मुकदमा भी बनाएगी और उठा करके पिटाई भी करेगी। वो पिटाई अंडरस्टूड होता है, क्योंकि बताई नहीं जाती है, मना होता है ना वो आजकल कानून में, पिटाई नहीं कर सकते, बट पिटाई जरूर होती है। अरे बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से कानून को जो है दो भागों में बांटा गया है, फौजदारी कानून और दीवानी कानून। फौजदारी कानून का मतलब है, फौजदारी कानून, फौजदारी कानून वो अपराध, वह कार्य जो समाज के खिलाफ है। दूसरी चीज, जहां पर मकसद क्या है, दंड दिलवाना। दंड क्यों दिलवाया जा रहा है, ताकि व्यक्ति दोबारा गलत काम ना करे। अगर किसी ने चोरी कर ली, दंड दिलवा रहे क्यों, भाई अगली बार चोरी ना करे, इसलिए दंड दिलवाया जा रहा है। तीसरी चीज, यहाँ पर जो मुकदमा शुरू करेगा वो राज्य शुरू करेगा, स्टेट शुरू करेगा। ये फौजदारी कानून है।
अगर हम बात करें दीवानी कानून की, तो दीवानी कानून कहता है ये निजी व्यक्तियों के बीच में, प्राइवेट पार्टी के बीच में ये मुकदमा चलता है। दूसरी चीज, यहाँ पर क्या कहा गया, मकसद क्या है, कंपनसेट करवाना, व्यक्ति को कंपनसेट करवाना यहाँ पर मकसद है। और तीसरी चीज, जो मुकदमा चलाने वाले होंगे वो कौन होगा, प्राइवेट पार्टीज होंगी, रामलाल वर्सेस श्यामलाल। ठीक है, तो ये एक और जो क्लासिफिकेशन है, एक और क्लासिफिकेशन आपको कानून के अंदर देखने को मिलता है। पहला क्लासिफिकेशन हमने क्या पढ़ा था, पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, सामान्य विधि और वैधानिक विधि, ये समझ में आ गया था। दूसरा हमने क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा है, दूसरा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा है नागरिक संहिता और आपराधिक संहिता, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे प्रकार के क्लासिफिकेशन पर, लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों को यहाँ पर समस्या है, उनको जरा देख लेते हैं क्या समस्या है। बताइए भाई मनीष, आपके पास कम समय है, ठीक है, अनम्यूट तो करो अपने आप को यार। हेलो हाँ जी, सर, मैं बोल रहा था कि आप YouTube पे MCQ करवाते थे ना सर, हर एक टॉपिक का MCQ। तो हाँ सर श्योर, करवाएंगे भाई, करवाएंगे, करवाएंगे हर उसमें MCQ मिलेगा क्या सर YouTube पे अभी? टॉपिक मिलेगा भी आपको, करवाएंगे भी, डोंट वरी, करवाएंगे। हमने पहले करवाया भी है यूट्यूब पर, कम से कम 700-800 क्वेश्चन मैंने करवाए हुए, लेकिन तो अभी बच्चों, मिल जाएगा ना सर वो? हम्म, हाँ वो मिल जाएगा आपको। देखो यूट्यूब पर मैं 700-800 तो कम बता रहा हूँ, करीब 1000-1200 क्वेश्चन करवा चुका हूँ प्रैक्टिस के तौर पर। अब होता क्या था कि वो आप लोगों के लिए था, संस्था तो मुझसे आज भी करें सफलता वाले की, सर आप प्रैक्टिस करवाओ प्रैक्टिस करवाओ। लेकिन हुआ क्या कि 6 महीने से वो प्रोग्राम चल रहा है, अब मैं जाता हूँ तो वहां पर 10-12 बच्चे मिलते हैं, कई बार 30-40 हो जाते हैं, और वो भी कौन से होते हैं, वो यूपी लेखपाल वाले बच्चे आ जाते हैं, वो इंटरेस्ट लेके पढ़ते रहते हैं, तो उसका जो पूरा मकसद है फ्यूटाइल हो जाता है, इसलिए मैंने उसको बंद करवा दिया था। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं उसको शुरू करवा दूंगा दोबारा से, जब कहोगे तब शुरू करवा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा सेशन के अंदर वहां पर। ओके सर, चलिए, थैंक यू सर। करवाऊंगा मैं, करवाऊंगा प्रैक्टिस। धन्यवाद। उषा देवी जी बताइए। बताइए देवी जी, क्या कर रहे हैं आप। जी सर, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी वॉइस बिल्कुल सर, साफ अगर साफ आ रही है। महिला को किसी ने सताया तो उसके लिए तो आप न्यायालय में अपना मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। दोबारा क्वेश्चन पूछे उषा देवी आप। सर, अगर किसी महिला को अगर सामाजिक तौर तरीके से अगर उसे सताया जा रहा है तो उसे मतलब वो अपना कंप्लेन या कुछ भी कर सकती है। देखो आपने जो बहुत बड़ा शब्द बोल दिया है पर सामाजिक तौर तरीके से, ठीक है ना। अब सामाजिक जी, तौर तरीके से किस तरीके से, ये भी मैटर करता है। जैसे मान लीजिए कोई महिला है, उसको समाज से बहिष्कृत किया जा रहा है बिना किसी हिंसा के तौर पे। हिंसा के तौर पर। जी, हाँ तो हिंसा के तौर पर बिल्कुल आप लोग कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, अदालत के अंदर जा सकते हैं। जो व्यक्ति समाज के अंदर आपको परेशान कर, आपको मतलब किसी व्यक्ति को परेशान कर रहा है, तो बिल्कुल आप उसके खिलाफ शिकायत करवा सकते हैं और उसको प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा। ये तो हो गई। ओके सर। हाँ, लेकिन वहां पर आप किसी, जो भी व्यक्ति कंप्लेंट फाइल करेगा उसको बताना पड़ेगा किस प्रकार से शोषण हो रहा है या किस प्रकार से उसको परेशान किया जा रहा है, सिर्फ कहने से नहीं चलेगा ना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है मौलिक विधि प्रक्रिया विधि में। आप लोग जरा, कुछ लोग सो जाते हैं, खो जाते हैं, अरे बोले कि आप क्या कह रहे हो, इधर रहा ये बिल्कुल जम करके, ठीक है। मौलिक विधि प्रक्रिया विधि, ये मौलिक विधि क्या है, प्रक्रिया विधि क्या है, इसको भी जरा समझिए, ये भी क्लासिफिकेशन है। मूल विधि के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन आता है, जो मैं बात कर रहा हूं नोट करो उस बात को, मूल विधि के अंदर अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विधि को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप क्या कहेंगे, 2 भागों में। क्या कहेंगे आप लोग, 2 भागों में, मूलतः 2 भागों में। कौन कौन सा, पहला मौलिक विधि, दूसरा प्रक्रिया विधि। मौलिक विधि और दूसरा प्रक्रिया विधि, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी पूछा जा सकता है। अब ये है क्या, मौलिक विधि क्या है, प्रक्रिया विधि क्या है, सुनिएगा जरा बात को। आपने कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, एग्रीमेंट पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो ये तो सुना होगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्ट्री, वैनामा पढ़ा होगा यार, वैनामा तो जानते होगे आप लोग कि वैनामा हो गया कित का, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। उसी को आप रजिस्ट्री कह सकते हैं दूसरे फॉर्म में। जैसे मान लीजिए किसी
शहर के अंदर आपने कोई मकान खरीदा, तो मकान खरीदते समय क्या होता है, रजिस्ट्री होती है। अब कभी उस रजिस्ट्री को पढ़ लिया करो। वैसे होता है कि इंसान का दिमाग ये होता है कि आप पढ़ें, है ना, पर हम उन चीजों को पढ़ते हैं जहाँ पर चीज रंगीन दिखाई देती है। जैसे कि मान लो आप जलेबी खा रहे हो, तो वहां पर कोई बढ़िया सा फोटो दिख गया तो पढ़ना शुरू करे, बोले बढ़िया चीज आ रही है तो, है ना। लेकिन कोई ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट आपको दे देना, बोले इसको क्या पढ़ना है, ये तो बेकार चीज है, इंटरेस्ट ही नहीं बनना देखने में, लेकिन वो काम की चीजें होती है। हमारे जीवन में सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि हम लोग के काम की बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि आपके जीवन में बहुत सारे अधिकार है, मौलिक अधिकार, आपको पता ही नहीं, है ना। जैसे मैंने अभी काम का बताया, राइट टू डाई, वैसे काम का नहीं है ये, लेकिन फिर भी काम का है। कम से कम जानकारी तो आपको होनी चाहिए ना इस बारे में, है ना। ऐसे ही राइट टू मैरिज, राइट टू मैरिज तो है, राइट टू मैरिज विद द पर्सन ऑफ चॉइस, विवाह करना उस व्यक्ति के साथ जो आपकी चॉइस का है, प्रोवाइडेड दैट कि वो भी चाहता है, ऐसा नहीं कि मैं चाहता हूँ, वो नहीं, दोनों चाहते हैं। ये भी आपका फंडामेंटल राइट है, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। तो बहुत सारी काम की चीजें हैं जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट जो कागज होता है उसके अंदर दिखती है, उसको पढ़ना आपको आना चाहिए। मतलब आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मैं इसको पढूं, ये जरूरी है। मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि जब आप उस रजिस्ट्री को पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर कुछ ऐसा लिखा होता है, फर्स्ट पार्टी। फर्स्ट पार्टी कौन, उस प्लॉट को, उस मकान को बेचने वाला, ठीक है। फिर सेकंड पार्टी, दूसरा पक्ष। ये दूसरा पक्ष कौन है, उस प्लॉट को खरीदने वाला, उस मकान को खरीदने वाला। ऐसे करके बनता है, कभी अग्रीमेंट आप पढ़ोगे ना तो ऐसे ही बन के आएगा, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, ऐसे करके दिखाई देगा आपको। फिर वहां पर क्या लिखा होता है, फिर वहां पर ये बताया जाता है प्रथम पक्ष जो है दूसरे पक्ष को ये प्लॉट बेच रहा है या रजिस्ट्री ये बेच रहा है, इसमें इतने पैसे में बेच रहा है, ये बात लिखी जाती है। इसके बाद वहां पर कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि जब बेचने वाला मकान को बेचेगा तो दूसरे पक्ष के पास क्या क्या अधिकार आ जाएंगे, कभी पढ़ना उसके बाद, अधिकार और उसके कर्तव्य दोनों आ जाएंगे। बेचने वाले के अधिकार क्या है, खरीदने वाले के अधिकार क्या है, बेचने वाले के कर्तव्य क्या है और खरीदने वाले के कर्तव्य क्या है, ये दोनों चीजें जो है वहां पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि कोई म्यूनिसिपैलिटी है तो म्यूनिसिपैलिटी से जुड़ी हुई बातें होती है, वो 4-5 बातें लिखी रहती हैं। आज की बात, जब अग्रीमेंट होता है तो जो पहली पार्टी है उसका सब क्लेम खत्म हो जाता है, दूसरी पार्टी का शुरू हो जाता है। आने वाले टाइम में कोई टैक्स है, कुछ भी अगर देना है, कोई जिम्मेदारी बनती है तो सेकंड पार्टी की बनी है। ये सब बातें वहां पर लिखी होती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी किसी विधि के अंदर, जब भी किसी डॉक्यूमेंट के अंदर व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य लिखे होते हैं, व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य लिखे जाते होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मौलिक विधि, उसको हम मौलिक विधि कहते हैं। जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय संविदा अधिनियम, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, रजिस्ट्री हो गई तो पार्टी है, पार्टी भी दोनों का अधिकार कर्तव्य लिखे होंगे। उसी प्रकार से आईपीसी की बात करें, आईपीसी की बात करेंगे तो आईपीसी के अंदर क्या है, अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है तो अपराध करने वाले को क्या दंड मिलेगा, और जो पीड़ित है उसका क्या अधिकार होता है, ये सारी बातें कहाँ पर लिखी होती है, आईपीसी के अंदर लिखी होती है, दंड संहिता के अंदर लिखी होती है। इसी प्रकार से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, अभी मैंने आपको बताया। तो जिस भी एक्ट के अंदर, जिस भी अधिनियम के अंदर, जिस भी कानून के अंदर क्या लिखा होता है, व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य लिखे होते हैं, उनको हम कहते हैं मौलिक विधि। बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर यहाँ पर प्रक्रिया लिखी है, अगर यहाँ पर प्रोसीजर लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर प्रोसीजर लिखा हुआ है, प्रोसीजर लिखने का मतलब कि अगर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है या कार्रवाई होती है तो उसकी प्रक्रिया होगी, क्या होगी। उदाहरण के तौर पर आईपीसी के अंदर मैंने क्या बताया कि अपराध क्या लिखा हुआ है, अपराध के लिए क्या दंड है ये भी लिखा हुआ है, लेकिन उसकी प्रक्रिया नहीं लिखी। प्रक्रिया का मतलब, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अदालत ने कहा कि इसने मर्डर किया है, हत्या की है, तो इसको फांसी दे दो, ये आईपीसी के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन उसको अरेस्ट करने का तरीका, उसके ट्रायल का तरीका, कितने दिनों तक वो पुलिस की कस्टडी में रहेगा, कितने दिन वो जेल के अंदर रहेगा, फांसी से पहले ये भी पता होता है, मैंने आपको बताया था सीआरपीसी में कि हाई कोर्ट की पुष्टि की आवश्यकता है। ये सब बातें आईपीसी में नहीं है, ये सब बातें कहाँ पर लिखी है, सीआरपीसी में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगी प्रक्रिया विधि। जहां पर प्रक्रिया की बात आए, कार्रवाई की प्रक्रिया की बात आए, उसे आप कहते हैं प्रक्रिया विधि। उदाहरण के तौर पर सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता, या फिर आप कहें सीपीसी, या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, ये 2-3 एग्जाम्पल दोनों तरफ याद रखना। मौलिक विधि, जिस विधि के अंदर व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों की चर्चा होती है उसे आप कहते हैं मौलिक विधि।
और जिस विधि के अंदर प्रक्रिया की बात होती है, कार्रवाई की प्रक्रिया की बात होती है, उसको आप कहते हैं प्रक्रिया विधि। बात समझ में आ गई? ये क्लैरिफिकेशन आपको रखना है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आप ध्यान रखिएगा। साथ साथ क्वेश्चन पूछते जाना, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जो है इसके बारे में तुरंत पूछते जाइएगा। आपके पास कमेंट बॉक्स होता है नीचे लिखने के लिए, वहां से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अरे बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि, इन दोनों के बीच में अंतर। अब अपराध क्या है? अपराध क्या है, ऑफेंस क्या है, क्राइम क्या है? सीधा सा मतलब है कि अगर किसी कार्य से समाज को क्षति पहुंचती है, राष्ट्र की प्रगति को क्षति पहुंचती है और ऐसे कार्य के लिए अदालत दंड देती है, तो उसको आप अपराध कहेंगे। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब इससे किसी को क्षति नहीं, बाकी दोस्तों को लग रहा हुआ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बोले जी मजा नहीं आ रहा, उस लोगों ने बोले हमारा तो पैसा वेस्ट हो गया, ठीक है। तो वो एक अलग बात है, आपको लग सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो अपराध नहीं है। अपराध कब माना जाएगा? आपने पैसा दिया, सफलता वाले बोल हो गए, अपराध बन जाएगा फिर वहां पर। बोले जी 420 हो गए तो पैसा लेके भाग गए, कोई भी संस्था। एग्जाम्पल बढ़िया है ना? तो अपराध कब? जब उससे किसी व्यक्ति को हानि हो, समाज को हानि हो, राष्ट्र की प्रगति को हानि हो और उसके लिए दंड जो है न्यायालय के द्वारा दिया जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? उस कार्य को अपराध कह देंगे। डन। आप अपने घर में बैठे हो, अच्छी बात है, मैं अपने घर में बैठा हूँ, अच्छी बात है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन ज्यादा आप जोश में आ जाओ, मैं जोश में आ जाऊँ, पड़ोसी घर में बिना पूछे घुस जाओ, तो अपराध बन जाएगा। आपके ऊपर मुकदमा ठोक देगा, बोले कि मेरे घर में जबरदस्ती घुस गया है या घुस गई है, ठीक है। वैसे महिलाओं को कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन पुरुषों को जरूर पकड़ लेते हैं, बोले ये कैसे आ गया। बस समझ में आ रही है आपको? तो ये अपराध हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर कोई ये कहता है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो व्हाट शुड वी डू? यू कैन प्रे टू गॉड। अगर कोई आपको धमकी देता है कि वह आत्महत्या करने जा रहा है या जा रही है, वैसे तो देखो उस मैटर में देखना पड़ता है किस विषय क्या है। अब आपका कोई साथी है, आप साथी समझ गए, वो आपको धमकी दे रहा है तो एक अलग बात है ना। आपके बीच में क्या मैटर है उसमें, तो वही सलाह मैं आपको किसी को दे नहीं पाऊंगा, है ना। लेकिन हाँ, अगर आपने किसी को प्रताड़ित किया है, सुन लेना बात, ठीक है। अब वैसे मरने वाला होता वो यही कहता है जी मेरे को परेशान किया है। अगर आपने प्रताड़ित किया है, प्रताड़ित आप कर रहे हो, तो प्लीज उसको बंद कर दो। या आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो आपके लिए बेहतर ये होता है कि आप इन चीजों से बाहर निकलें। बस समझ में आ रही? इन चीजों से बाहर निकलना जरूरी होता है। हालांकि ये होता है, एक बच्चा कह रहा है जाने दो। हालांकि ये होता है, इन चीजों पर अपना वश नहीं चलता, ठीक है। इंसान है, इंसान की प्रकृति है, ठीक है भाई। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बाकी आप समझा सकते हो, ठीक है। ये कानून की बात नहीं हुई, आपने मुझसे पूछ लिया क्या, काउंसलिंग की बात पूछ ली, ठीक है। अरे समझ रहे हो, आपने काउंसलिंग की बात पूछ ली। अब काउंसलिंग की बात तो मैं बता नहीं पाऊंगा ना, बता भी दूंगा तो समय निकल जाएगा। आप लोग कहोगे सर आईपीसी पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? इधर आ जाओ, दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ो। हमको ये जानना है कि अगर व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके ऊपर क्या प्रावधान है, कितना जानना है, क्यों कर रहा है, वो सब नहीं, पेपर में नहीं आता ना ये सब। वो तो जब आप नौकरी पे जाओगे तो वहां आपको जानना पड़ेगा, है ना। चलिए, अब ये जो अपराध है, जो बार बार हम कह रहे हैं कार्य अपराध बन जाएगा, अपराध बन जाएगा, अपराध की परिभाषा कहां पर है, इसको कहां पर डिफाइन किया गया? इसको डिफाइन किया गया आईपीसी की धारा 40 के अंदर, सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी। याद रखना बेटा, भूल मत जाना। कुछ बच्चे बड़े प्यारे प्यारी बातें लिख रहे हैं, मैं सबकी बातें पढ़ता रहता हूँ। धारा 40 सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 आपको अपराध के बारे में बताता है कि अपराध क्या है, ठीक है। आपसे एग्जाम के अंदर क्या पूछेगा? ये नहीं पूछेगा कि अपराध क्या है, कभी नहीं पूछेगा। वो आपसे ये पूछ लेगा जो अपराध आप जानते हैं, जिसको आप कहते हैं ना अपराध, ऑफेंस, इसकी डेफिनेशन आईपीसी के अंदर कहां पर दी गई है? तो आईपीसी के अंदर धारा 40 के अंदर सेक्शन 40 के अंदर अपराध की परिभाषा दी गई है। ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आएगा। क्योंकि आईपीसी की आपको आवश्यकता तभी पड़ती है, दंड की आवश्यकता आपको तभी पड़ती है जब किसी व्यक्ति ने अपराध किया है। तो अपराध क्या है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अपराध जो है कहां पर इसको परिभाषित किया गया, तो आईपीसी की धारा 40 के अंदर इसको परिभाषित किया गया है। डन इतनी बात, आगे बढ़िए। अब ये कुछ लेखक है, इनकी बातों को पढ़ लेना, स्लाइड आपको मिल जाएगी। साइमंड क्या कहते थे अपराध के बारे में, अपराध का मतलब क्या है, ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, वो क्या, जेम्स स्टीफन क्या कहते थे, सीएस केनी क्या कहते थे, ये सब पढ़ लेना आप, मजेदार चीजें।
ब्लैक एंड व्हाइट, आई नो यू वोंट एंजॉय इट, बट फिर भी पढ़ लेना उसको। ब्लैक स्टोन क्या कहते थे? अब इनकी मैं बात करूं, जॉन ऑस्टिन ब्लैक स्टोन, ये क्या है? इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी। कौन कौन सी किताब लिखी थी देख लेना। वैसे कम चांसेस होते हैं, अगर पूछ भी लिया जाए तो आप मना नहीं कर सकते उनका उत्तर देने से। कुछ किताबें जैसे आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ केनी के द्वारा लिखी गई। इसी प्रकार से 2-3 किताबें और हैं, उनके जो लेखक हैं किताबें आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। और नहीं तो भूकाल मचाने का काम आता है ये सब। भूकाल मचाने का मतलब क्या होता है? 2-4 बातें आप ऐसी कह दो जो सामने वाला घबरा जाता है। ठीक है? चलिए आओ इधर आइए। अपराध के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। इंसान के द्वारा किए गए कार्य को अपराध आप कब कहते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है, पूछा गया क्वेश्चन है। अपराध के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। इंसान के द्वारा किए गए कार्य को अपराध कब कहा जाएगा? सबसे पहली बात ये कहा जाता है, सबसे पहली बात कि यहां पर मानव तत्व हो, यानी कि सुनिए बात को, मानव तत्व का मतलब है अपराध मानव के द्वारा किया गया हो। सबसे पहला अपराध मानव के द्वारा किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर बनाया, घर बनाकर आपने क्या हुआ, छज्जा निकाल दिया बाहर की तरफ, होता है ना छज्जा, बोले थोड़ा सा एरिया बढ़ जाएगा। गांव में तो घर नहीं होता, लेकिन शहरों में इसकी बड़ी किल्लत होती है। बोले हमारे घर का थोड़ा एरिया बढ़ जाएगा, छज्जा आपने निकाल दिया लंबा सा, ठीक है। बढ़िया मटेरियल आपने लगाया नहीं, ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड थे उनको फॉलो किया नहीं। अब हुआ क्या, एक दिन बरसात आ गई, जैसे अभी आई थी ना कुछ दिनों पहले, लगातार बरसात हुई है। प्रकृति की भी बड़ी समस्या है। हमारे एक भैया है, वो ये कहते हैं कि अगर भगवान कोई इंसान होता तो उसकी बड़ी समस्या हो जाती। क्यों? अगर कुछ करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत, रोज वो लोग वहीं पर खड़े होते उसके सामने, ठीक है। अब जैसे बारिश आई तो वो छज्जा गिर गया, गिर गया कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन बात कब होगी, अगर उसके नीचे से कोई जा रहा है, उसके ऊपर वो गिर गया तो बात बन जाएगी वही, ठीक है। अब ये जो कार्य, जरा सुनने इस बात को, अब वो व्यक्ति तो खत्म हो गया या चोट उसको लग गई, लेकिन उसकी फैमिली को तो परेशानी होगी ना, उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है, उसको दिक्कत होगी। तो उस केस में मुकदमा किस पर बनेगा? ये तो कह नहीं सकते भाई मकान नंबर 405 की छज्जे पर पार्टी बना दो उसको, छज्जे पर तो मुकदमा नहीं बन सकता, मैं आपको बता दूं, नॉट पॉसिबल। तो किस पर बनेगा? उस मकान का जो मालिक है उस पर बनेगा। तो मानव के द्वारा कार्य किया जाना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको। आप घोड़े पर जा रहे हैं, वैसे घोड़े पर जाना बड़ा मुश्किल होता है ना। शादी में बैठता आदमी, उसके बाद तो बैठता नहीं। मान लीजिए आपको हॉर्स राइडिंग का शौक है, आपने घोड़ा खरीदा, आप घोड़े पर जा रहे हैं, जाते जाते घोड़ा बिदक गया। और कई बार घोड़ा ऐसा बिदक जाता है, मैं जोधपुर की घटना सुन रहा था कुछ समय पहले, गर्मी का टाइम था, 2-3 साल हो गई, आप देखना यूट्यूब पर भी मिल जाएगा आपको। वो घोड़ा इतना बिदक गया कि इतनी गर्मी उसके दिमाग में चढ़ गई, वो भाग छूटा। और जब वो भागा तो गाड़ी के अंदर जाके घुस गया। कैन यू इमेजिन? कि मतलब एक कार के अंदर घोड़ा घुस जाए, फ्रंट के शीशे से, बोला यहाँ ठंडा कोई, यहाँ मैं घुस जाता हूँ, ठीक है। अब ये मजाक की बात होगी, लेकिन मान लीजिए इससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए, अगर इससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाए तो क्या घोड़े पर मुकदमा बनेगा? जवाब है नहीं। उसका जो मालिक है उस पर मुकदमा बनेगा, मानव के ऊपर, ठीक है। वो बात अलग है कि मुकदमा बनेगा किस चीज का, कि लापरवाही का मुकदमा बन गया, है ना। पहली चीज ये मानव का शामिल होना जरूरी। अब जरा दूसरी चीज सुनिए, दूसरी चीज जरा सुनिए इसकी। दूसरा ये है कि अगर, सुन ले बात को, अगर व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो कार्य करते समय उसके मन में जो है गलत भावना होनी चाहिए। अरे मतलब आप समझ रहे हो ना, अपराध मानने के लिए वैसे तो मन साफ होना चाहिए, लेकिन अपराध कब माना जाएगा? जब उस व्यक्ति के मन में कोई खोट है, दुराशय है, मेंसरिया है, यानी कि आपराधिक मनस्थिति है, आपराधिक मनस्थिति है। जैसे कि जब व्यक्ति घोड़े पर बैठा तो घोड़े पर बैठने से पहले साइड वाले व्यक्ति ने उसको कुछ खिला दिया, बोले घोड़ा ज्यादा जोशीला हो जाएगा, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा, इसको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये क्या है? ये कुकृत्य हो गया, कृत्य नहीं कुकृत्य, गलत इंटेंशन है और वहां पर परेशान कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप बाइक लेकर के जा रहे हैं, बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, कार से एक्सीडेंट हो जाता है। आप, जब मैं कहता हूँ पर्सनल मत लिया करो उसको, ठीक है।
हो जाता है, गाड़ी का दोष नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी ने जानबूझकर आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया, आप समझ रहे हो, तो उसके तो मन में दोष है ना। तो दूसरा फैक्ट क्या है यहाँ पर, पहला मानवता शामिल होना जरूरी है, दूसरा जो है मन के अंदर खोट, ये जरूरी है। दूसरा, मन के अंदर खोट जरूरी है। तीसरी चीज, जो कार्य किया गया है वो आपराधिक कार्य होना चाहिए, जिसका नेचर क्या हो, अपराध का नेचर, ठीक है, आपराधिक कार्य हो, यानी कोशिश करी नहीं। बात समझ में आ रही है। और चौथा, इस कार्य से मानव को और समाज को क्षति हो, किसी प्रकार की क्षति मानव को हो या समाज को हो, तो आप क्या कहेंगे, इन चारों से मिलकर के क्या बनता है, इन चारों से मिलता है अपराध। यानी कि अपराध के तत्व की अगर आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है कि अपराध के कितने तत्व होते हैं, तो आप लोग क्या आंसर करेंगे, आप लोग आंसर करेंगे अपराध के 4 तत्व होते हैं। सबसे पहले मानव का होना आवश्यक है, दूसरा आपराधिक मन स्थिति, यानी कि व्यक्ति की मन की स्थिति खराब हो, ठीक है, उसके बाद आपराधिक कृत्य, ठीक है, आपराधिक कृत्य यानी कि गलत कार्य किया हो, और चौथा है मानव तथा समाज की इसके द्वारा क्षति होनी चाहिए। बात समझ में आती है। तो ये जो है आपका अपराध के तत्व हो गए, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हो गए। चलो समय भी हो गया यार, मुझे तो कुछ और ही बताना था। चलो कल की क्लास में मिलेंगे फिर। हाँ, अगर 4 में से कोई एक भी नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा ना इस बात को। मान लीजिए मानव तत्व नहीं है, तो आप फिर मुकदमा किस पर बनाओगे, आप बताओ जरा। मन के अंदर दुराशा नहीं है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, जाते जाते आपसे कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो वहां पर उसको अपराधी कैटेगरी में नहीं, फिर उसको लाइटली लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर जरा एक बार देखिएगा, यहाँ पर सुनिएगा, हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर हत्या की, हत्या हत्या की बात करें। एक व्यक्ति है ए, ठीक है, अब इसको मारना है बी को, कोई भी कारण हो सकता है, बी को मारने के लिए पहुंच गया, और जब बी को मारने के लिए पहुंच गया, देखो मानव शामिल है, दुराशय भी शामिल है, आपराधिक कृत्य भी कर रहा है, समाज को क्षति भी हो रही है। ये बी को मारने पहुंच गया, इसने पिस्टल निकाली, पिस्टल निकाल करके बी को गोली मार दी, बी मर गया या बी बच गया, जो भी है, अपराध तो उसने किया। मान लीजिए बी मर गया, तो अपराध के तत्व सभी के सभी शामिल है। लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि जब बी को गोली चलाई तो बी को गोली लगी नहीं। कई बार आपने देखा है ना, मूवी के अंदर स्लो मोशन में दिखाते हैं कि गोली बगल से निकल गई, बिल्कुल छू करके निकल गई, इसको तो लगी नहीं, इसके साथ में यहाँ कोई सी नाम का व्यक्ति और था, उसको जाकर के गोली लग गई। अब सुनना बात को, अब यहाँ पर अपराध क्या बना, हत्या का अपराध बना नहीं, अपराध हत्या का नहीं बनेगा, अपराध क्या बनेगा, गैर इरादतन हत्या का बनेगा। किसका बनेगा, गैर इरादतन हत्या का, हत्या का अपराध नहीं, गैर इरादतन। मारना तो बी को चाहता था, लेकिन गोली किसको लगी, सी को जाकर के, तो हत्या तो हुई, लेकिन कौन सी, गैर इरादतन। और गैर इरादतन की जब बात करेंगे तो वहां पर अपराध थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, सजा भी कम हो जाती है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, अपराध के जो तत्व होते हैं 4 होते हैं अपराध के तत्व, इनमें से सभी का होना आवश्यक है। बताइए सीमा जी क्या कह रहे हैं आप। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जी हम ये कह रहे हैं कि हम लोग का एग्जाम सर आ गया है, हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन लगवाइए। कल भी हम दिलीप सर से बात किए थे, तो वो बोले कि हम सर, अभी मैंने बात भी की थी, एक बच्चा और पूछ रहा था, तो उसको मैंने ये कहा था शुरू हो जाएगा आपका प्रैक्टिस सेशन। हम तो इसलिए रोक रखे थे आपको, आप लोग री प्रैक्टिस कर रहे थे। नहीं सर उस टाइम पे नहीं कर पा रहे थे, बट अब ये हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और आप चाहे यूट्यूब पे या फिर संडे को ऐप पर ही, लेकिन प्रैक्टिस सेशन एकदम जरूरी हो गया सर, लगवाइए प्लीज, रिक्वेस्ट यू सर। बिल्कुल कराएंगे, जी जी बस जी, आप आइएगा, मैंने कह दिया आपको जरूर कराएंगे। हम लोग एकदम बिल्कुल रेडी हैं सर इस टाइम पे। ठीक है, ठीक है, चलो। ओके, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, और किसी को कोई कुछ कहना हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क नाउ, एल्स अब समय हो गया, ठीक है, ठीक है, अब समय हो गया है, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच। और ऐसे जो है आप लोग 4-5 बालक जो है ना, ऐसे स्क्रीन पर रहिए। पिंटू सिंह जी, कैसे हैं आप, नमस्कार नमस्कार, पहली बार देख रहे हैं हम आपको क्लास में। चलिए, तो जब आप लोग ऐसे लाइव रहते हैं ना, उससे थोड़ा सा माहौल बना रहता है क्लास में। जैसे कि ये मनु है, इनको देखते देखते मैं भी मुस्कुराता रहता हूँ,
डेली आते हैं यहाँ बैठ जाते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी कैमरे को नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। और ये भी आप देखिए, जब आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं तो टीचर की एनर्जी बढ़ जाती है, उसे कोई तो दिखता रहे मैं इससे बात कर रहा हूँ, अदरवाइज वो कैमरा दिखता है, मैं कैमरे में देख करके बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।